इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। पहले संगम नगरी प्रयाग, फिर मोक्ष नगरी काशी और वहां से अमेठी की परिक्रमा करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज धर्म नगरी अयोध्या में। शाम होते होते प्रियंका ने अब से थोड़ी देर पहले रोड शो किया। रोड शो चल भी रहा है। लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाई और पीएम मोदी के वादों पर सवाल उठाते हुए अपनी अनुभूति के सत्य का हथियार भी चलते। इस देश में सत्य छुपा नहीं सकता कोई भी, सत्य को कोई दबा नहीं सकता, सत्य को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने सत्य देखा है। मैं एक हफ्ते से सिर्फ दौरा किया है और एक हफ्ते में मैंने सत्य देखा है। मैंने सत्य उस बुनकर के घर में देखा है जिसके छप्पर में से पानी आ रहा है, जो मुझे कहता है कि 5 सालों में वो तबाह हो गया है। मैंने सत्य उस किसानों की आंखों में देखा है जिसने मुझे कहा किसानों का कोई चौकीदार नहीं होता, चौकीदार अमीर का होता है। सरजू किनारे प्रियंका ने सत्य के साथ संविधान को भी खतरे में बताया और कांग्रेस की सरकारों ने क्या कुछ किया है अब तक ये भी गिनाया। साथ ही लोगों को राजनीति का चरित्र समझाते हुए इस बात सोच समझकर वोट करने की अपील भी कर दी। लेकिन मेरी आपसे शिकायत है कि आप ये बात भूल गए हो। आपने नेताओं को बहुत बड़ा जनता दे दिया। अरे वो झंडा आप भूल गए हो कि सरकार आपके हाथों में है, कि जितने भी हम नेता आपके सामने खड़े हैं, जितने भी ये नेता नहीं बन गए अगर आपने मजबूत नहीं बनाया है। यही बातें करनी थी आपसे, यही कहना था कि एक बहुत बड़ा चुनाव है, देश को बचाने वाला चुनाव है, संविधान को बचाने वाला चुनाव है। इसमें सोच समझ के अपना वोट दीजिए। सरजू के तर्ज पर प्रियंका ने लोगों को राजनीति का चरित्र समझाया तो मोदी सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस का चरित्र समझा दिया। नकवी ने प्रियंका गांधी को निशाने पर लेते हुए उन पर राजनीतिक पर्यटन करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उनके राजनीति में आने से भी कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है। लड़ाई जो है वो गरीबी को खत्म करने के लिए चल रही है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए चल रही है। ये सारी विरासत दी हुई है उन लोगों को उस करप्शन के कुनबे की, जो करप्शन का कुनबा की दशकों तक देश के सिंहासन पर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। तब देश के सिंहासन पर कुंडली मार करके और करप्शन की मंडली घूम रही थी और अब उन्हें जो है वो दिखाई पड़ रहा है कि अब अगर मोदी जी रह गए, उनको लगता है तो फिर तो ये करप्शन की कुंडली और भ्रष्टाचार की मंडली रह नहीं पाएगी। इसलिए जो है वो लड़ नहीं रहे, भिड़ रहे हैं। और भिड़ने वाले जो है वो उनका हश्र क्या होगा उनको भी अच्छी तरह से एहसास है, मालूम है। वैसे सियासत तो प्रियंका गांधी के अयोध्या पहुंचने से पहले ही गर्म हो चुकी थी। आज राम मंदिर विवाद के पक्षकार भी उनके दौरे पर सवाल खड़े करते नजर आए। पक्षकार हाशिम अंसारी ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस ने अयोध्या पर सिर्फ सियासत की है अब तक, जबकि बीजेपी ने अयोध्या का विकास किया है। आज तारीख से हमने नहीं देखा। हम राम जन्मभूमि के पुजारी व्यवस्था देख रहा हूँ। राम जन्मभूमि पर हम हर समय निगाह रखता हूँ। जब से हम महंत एकासी से बना हूँ वहां पर, तब से मैं वहां के आज जैसे कोई कांग्रेसी नहीं जाता है दर्शन कर। लेकिन सवाल जो है अयोध्या का है, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो नेताओं को अयोध्या भी आती है याद। इससे पहले 60 साल हुकूमत करने के बाद में कांग्रेस को अयोध्या की कभी याद नहीं आई। अयोध्या में कोई विकास नहीं है। जनता बड़ी चालाक हो चुकी है। अब अयोध्या को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। अयोध्या में कांग्रेस 60 साल में कोई विकास नहीं किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, विकास दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस को कभी नहीं याद आई, क्योंकि जात धर्म की राजनीति कांग्रेस केवल करती रही। अयोध्या में प्रियंका गांधी के उठाए सवाल और उनके दौरे पर उठे सवालों के बीच चुनावी माहौल में देश का सबसे बड़ा सवाल यह बन चुका है कि क्या प्रियंका के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी क्या इन चुनावों में। और इस बीच सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली भी सामने आ गए। प्रियंका गांधी के अयोध्या जाने पर सवाल उठा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी बताने में जुटे थे अब धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। हिंदुओं को आतंकवादी मान रहे थे, अब धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाने में लगे हैं। क्योंकि लोग इस प्रकार के शब्द पूरे समाज को आतंकवादी बतला देना कभी बर्दाश्त नहीं करते।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देश का सवाल में बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ प्रिया चौधरी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। मुकेश नायक है, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजीज खान है, समाजवादी पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। एसके दत्ता साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमसे जुड़े हैं। मनीष अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, चीफ पॉलिटिकल एडिटर, और इनसे चुनावों के मौसम में जो मंदिर श्रद्धा दिखाई जा रही है उस पर इनसे एडिटोरियल हम एनालिसिस इनका लेंगे। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई मुस्लिम वोट बैंक को इससे फर्क पड़ता है क्या। चूंकि अरुण जेटली की बाइट हमने सुनवाई है, इसलिए शुरुआत में कांग्रेस से करता हूं। मुकेश नायक जी, आपने सुना होगा अरुण जेटली को। हिंदू आतंकवाद का टर्म आपकी सरकार के समय गढ़ा गया था। अरुण जेटली ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि अब ये लोग अपना दाग धुलने में जुटे हुए हैं। वाकई ऐसा है? पहले राहुल गांधी मंदिर, अब प्रियंका गांधी मंदिर। हिंदू आतंकवाद का दाग धुलेगा क्या? अरे भाई, हम इनसे ये कह रहे हैं कि देश में भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों के पर बात करो। 6 महीने से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज ठीक से जनता के बीच में नहीं बंट पाया है। मनरेगा की मजदूरी 6 महीने से नहीं मिली है। दिल्ली की सरकार ने अपने रेशियो का जो पैसा है राज्य सरकार को नहीं भेजा है। इन सवालों पर बात करो कि भाई आप 15-15 लाख रुपए देने की बात कह गए थे, आप काहे नहीं दे रहे हो? अयोध्या में राम मंदिर आप क्यों नहीं बना रहे हो? आपका मुद्दा था, कोई हमारा तो मुद्दा नहीं था मंदिर निर्माण का। आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, तो आप ये सब बातें पूरी करिए देश की जनता के बीच में। क्या बेरोजगारी अपने न्यूनतम स्तर पर क्यों है? आयात निर्यात का इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? राजकोषीय घाटा क्यों बढ़ रहा है? 8 कोर इंडस्ट्री भारत की क्यों डाउन हो रही है? क्यों विदेशी मुद्रा का भंडार देश में कम हो रहा है? इन सब चीजों पर आप बात करिए। पूरे देश में आपने बिल्कुल अप्रासंगिक इश्यूज पर जो है वो बहस छेड़ रखी है, और पूरा देश किसी दिशा में जा रहा है और बहस किसी दिशा में जा रही है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए कितना खतरनाक है ये सब खेल। ठीक है मुकेश जी, मेरा सवाल अभी भी वही है। आपने जो बातें कही, जो सवाल रखे, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल जो आपसे था उसका जवाब नहीं मिला। मंदिर जाकर आप लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? अरे भाई, मंदिर में हम जा रहे हैं तो हमारा निजी मामला है। मंदिर जाने से कोई हमें कैसे रोक सकता? चुनाव के समय ही आप बताइए ना। निजी मामला चुनाव के समय हो गया। मंदिर जा रहे हैं, चुनाव के समय हो गया निजी मामला। हम चाहे चुनाव के समय जाएं चाहे ना जाएं, ये हमारा निजी अधिकार है ना। तो क्यों फिर क्या दिक्कत है? मुकेश नायक जी, जब बीजेपी के लोग फिर मंदिर जाते हैं, चुनाव के पहले जाए चाहे चुनाव के बाद जाए करते थे, तो आप ही लोग सवाल उठाने कि सभी आप ही सवाल उठाते थे कि ये तो सिर्फ मंदिर जा रहे हैं, ये तो सिर्फ मंदिर जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। आप लोग ही सवाल उठाते थे ना। तो आप लोग जब चुनाव के समय मंदिर जाएंगे तो सवाल तो उठेगा। हम बिल्कुल सवाल नहीं उठाते थे। हम ये कहते थे कि देश की जो राजनीति है उसके चर्चा के बिंदु, उसके विमर्श के बिंदु, उसकी विचार बहने की प्रक्रिया जनता को स्पर्श करते हुए सवालों पर केंद्रित होना चाहिए। कौन सी चर्चा चल रही कहते हैं? प्रयागराज में संगम तट पर कौन सी चर्चा हुई? काशी विश्वनाथ मंदिर में कौन सी चर्चा हुई? बीच में जो और मंदिर गए, प्रियंका गांधी वहां कौन सी चर्चा हुई? राहुल गांधी केदारनाथ गए, वहां कौन सी मुद्दों की चर्चा हुई? आपको क्या तकलीफ है भाई इसमें, ये हमें बता दो ना। आपको क्या समस्या है इसमें? नहीं, मुझे समस्या नहीं है भाई। मुझे क्यों समस्या होगी? आप जाइए ना मंदिर, मैं भी जाता हूं मंदिर। अरे जब आपको समस्या नहीं है तो ये प्रश्न हमसे पूछ काहे को रहे हो भाई? क्योंकि दरअसल आपने चुनाव प्रचार का एजेंडा मुकेश नायक जी इस हिसाब से तय किया है ना कि बार बार मंदिर की चर्चा हो। एके एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, आपको अच्छे तरीके से याद होगा, 2014 चुनाव में हार के बाद यह कहा गया था उस कमेटी की रिपोर्ट में कि 2014 चुनाव में हार इस वजह से मिली क्योंकि पार्टी की इमेज एंटी हिंदू हो गई है। आप लोग इस इमेज को ठीक करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने यह सवाल पूछा है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं सारे मेहमानों से एक सवाल कर लूं। ठीक है, मैं आऊंगा। आप पूरा समय शुरुआत में आपको नहीं, हम ना एंटी मुस्लिम है ना हम एंटी हिंदू है। हम इस देश में मुकेश जी, हम इस देश में एक समावेशी भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं। आप हम इस देश को बीजेपी के पास समृद्ध विविधता को स्वीकार करते हैं। मुकेश जी मैं आऊंगा तो अपनी बात रख लीजिएगा। मुकेश जी मैं फिर आऊंगा, आपको समय दूंगा, भरपूर दूंगा। प्रिया जी एक बात बताइए, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जाती हैं, आप लोग के पेट में इतना दर्द क्यों होने लगा?
क्योंकि ये पार्टी अब अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, एंटनी कमीशन की रिपोर्ट, इसी का जिक्र मैं करने वाली थी। और एक और चीज आपको बता दूं, 2008 में यूएस एम्बेसडर के सामने राहुल गांधी क्या बयान देते हैं, क्या बातचीत में अपनी कहते हैं कि सर एलईटी से डर नहीं लगता है मुझे डर लगता है हिंदू आतंकवाद से। तो उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ दिया, जिसमें अभी हमने देखा कि पंचकुला कोर्ट ने ये अपना बयान दिया कि इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी दी जाती है ये बहुत खतरनाक है। आप किसी भी धर्म को कैसे इस तरह से जोड़ सकते हैं, और जिन लोगों के 10 साल बर्बाद हो गए, जीवन के बहुमूल्य दिन बर्बाद हो गए, उन लोगों का आप हर्जाना कैसे भरेंगे। तो ये जो इन लोगों ने एक पूरा क्राइटेरिया, एक पूरी परिभाषा गढ़ दी है, एक बुक बना दी है हिंदू आतंकवाद को लेके, उसको ही सुधारने की कोशिश अब दोनों बहन भाई कर रहे हैं। एकदम से मंदिर याद आ जाता है, एकदम से जनेऊ याद आ जाता है, एकदम से गोत्र याद आ जाता है। तो ये भी तो पूछा जाए जनेऊधारी कश्मीरी पंडित से कि आप ये बताइए, दत्तात्रेय गोत्र वाले पंडित जी, कि आप कश्मीरी पंडितों के लिए कभी आपने आवाज उठाई है? कभी आपके मुंह से ये निकलेगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए? आप ये तो बड़े शान से बता देते हैं कि हमारे पिताजी ने, राजीव गांधी ने वहीं से अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया था और हम तो मंदिर को चाहते हैं। लेकिन उस मंदिर को जिस आनंद फानंद में वहां से कैंपेन शुरू किया गया था कि ये ना हो कि उस वक्त की विपक्षी पार्टी बीजेपी इसे अपना चुनावी मुद्दा ना बना ले या सारा का सारा श्रेय ना ले ले। चुनावी मुद्दा, आपने चुनावी मुद्दा का जिक्र किया, मैं प्रिया जी इंटरप्ट करूंगा। चुनावी मुद्दा आप लोगों ने बनाया, मैनिफेस्टो में आप लोग जिक्र करते थे, पहले कहते थे जिता दो मंदिर बनाएंगे, बहुमत दिला दो, बहुमत वाली सरकार मंदिर बनाएंगे। पहले आपने दिल्ली में बहुमत मांगा, फिर राज्य में बहुमत मिला, दोनों जगह बहुमत मिल गया, तो आप लोग कह रहे हैं अब कोर्ट के फैसले से मंदिर बनेगा। 14 के मैनिफेस्टो में आप उठाकर देख लीजिए, यही लिखा हुआ कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही तो क्यों आप लोग रैलियों में कहते थे कि सरकार बनेगी, हम मंदिर के लिए सार्थक प्रयास करेंगे? ये तो शाश्वत जब फैसला कोर्ट को करना था तो चुनावी वादा नहीं करना चाहिए था प्रिया जी। किसी पार्टी के अलावा और किसी पार्टी ने इतने खुले तौर पर कभी नहीं कहा कि हम मंदिर के पक्षधार हैं और हम मंदिर बनाएंगे। एक और सवाल ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दत्ता जी आऊंगा मैं आपके पास। मंदिर अभी भी कोई और पार्टी नहीं बनाएगी। प्रिया जी एक और सवाल ले लीजिए, एक और सवाल ले लीजिए। आपने हिंदू आतंकवाद का जिक्र किया, सबसे पहले ये तो ठीक है, सरकार की ओर से कहा गया था, आरके सिंह आपको याद होगा, उनकी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया था, तब गृह सचिव थे। आप लोग आज आपकी पार्टी में हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, लोकसभा में बगल में बिठाते हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत से लोग जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के स्टेटमेंट दिए थे, कम से कम क्षमा अगर हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ना, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ना अगर क्राइम है, अगर आप लोगों को ठीक नहीं लगता है, तो ऐसे लोग को अपनी पार्टी में आपने क्यों शामिल किया? अगर पछतावा शो कर दे तो इसका मतलब उन्हें अपनी गलती का एहसास है। उन लोगों के लिए क्या करें जो आज भी उसी जगह पर खड़े हुए हैं और अड़िग खड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपने ठीक किया है। चलिए मैं आगे बताऊं, डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान, लगातार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में है, यह कहा गया था कांग्रेस की ओर से फ्रंट फुट पर लड़ेंगी। आप लोगों को लगता है कि क्या धर्म के सारे फ्रंट फुट पर लड़ने की तैयारी है? देखिए राकेश जी, अभी मैं पहले प्रिया जी की बात का जवाब दे दूं। अभी देखिए, नहीं, उनकी बात का जवाब दीजिएगा, मेरे सवाल का भी ध्यान रखिए। अगर जो इनको ठीक लग रहा है वो परसेप्शन ठीक है, ये अपने हिसाब से परसेप्शन को सेट करती है। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, आपने जो सवाल किया। देखिए एक बात राकेश जी, बहुत सीधी सी बात आप जान लीजिए, अब देश की जनता लोक लुभावने भाषण से, रैलियों से और धार्मिक आस्थाओं से जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको सुनने के और उनको समझने के मूड में नहीं है। देश की जनता सीधा सीधा जानना चाहती है कि जो कुछ 60 महीने उसको दिए गए, वो 60 महीने में माननीय मोदी जी ने क्या किया उसका हिसाब दे, हिसाब चाहती है। और जिस तरीके से आज बीजेपी के लोग बरगला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। अभी आप कह रहे थे, आप प्रियंका जी के बारे में कह रहे थे, मुझे अफसोस है कि जो काम बीजेपी करती आई है, मां गंगा को उसने धोखा दिया, वही काम कहीं ना कहीं कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है। आज जिस तरीके से एक लंबे वक्त से करोड़ों हिंदू भाइयों के भावनाओं से जिस तरीके से बीजेपी खिलवाड़ कर रही है मंदिर के नाम पर, मुझे लग रहा है अगर उसी लाइन को कांग्रेस पकड़ के आऊंगा मैं आपके पास। ये मंदिर मस्जिद की बात और धर्म की कोशिश करता हूं कि सबसे एक सवाल ले लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। करने वाले लोग डॉक्टर अजीज खान, मैं आता हूं आपके पास। कर पाएंगे, ये राज वही करेगा और देश की जनता उसी को पसंद करेगी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सर मुझे कंप्लीट करने दे, मुझे मौका दे थोड़ा सा। बिल्कुल मौका दूंगा, एक एक सवाल मैं सबसे ले लूं, उसके बाद डिबेट ओपन करूंगा, आप लोग खूब बढ़कर बोलिएगा।
ठीक है, इसके दत्ता साहब, मंदिर मंदिर जाने से वोट मिलेगा, इमेज ठीक हो जाएगी? भगवान राम पे आस्था रखते हुए अपनी बात रखता हूं। पहले तो संशोधन कर दूं कि मंदिर तो है, राम जी वहां पे विराजमान थे, विराजमान है और विराजमान रहेंगे। भव्य मंदिर बनना है, वो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से या फिर संसद के माध्यम से वो बनेगा। तो ये एक अटल सच्चाई है। प्रियंका वाड्रा जी के लिए एक पंक्ति जरूर बोल दूं, जाओ भगवान राम को आस्था में रखते हुए कि जाऊं तो कहां जाऊं, सब कुछ यही रे, तेरे घर के बाहर ना दुनिया ना दीन रे। बहुत अच्छी बात है कि घर वापसी हो रहे हैं। 49 साल बाद पता चला सब इन भाई बहनों को कि मैं शिवधारी हूं, गंगाधारी हूं, जनेऊधारी हूं, हिंदूधारी हूं, तमाम चीजें। 49 साल लग गया कुंभकर्ण के नींद से जागने के बाद। यही सरकार है यूपीए की जिसने कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है, उनकी ऐतिहासिक सच्चाई नहीं है, एफिडेविट के माध्यम से। यही यूपीए सरकार थी जिसने कहा था कि राम सेतु को ध्वस्त करो। रोक किसने लगाया था? सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। आज आपकी इतनी आस्था हो गई है भगवान राम पे और मां गंगा पे कि उन्हीं का परिक्रमा कर रहे हो। ये जो नकली हिंदुत्व है ना, जिसको मैं हमेशा क्लोन्ड हिंदुत्व कहता हूं, वो चलेगा नहीं। भाजपा की हिंदुत्व को लेकर बात विवाद हो सकती है, डिबेट हो सकती है, आप उसको मान सकते हो, उस पर आप विरोध कर सकते हो, पर कम से कम बीजेपी ने कभी नहीं छुपाया है ये चीज। ठीक है, आज आपको याद आ रहा है तमाम मंदिर, कल क्यों आपने एफिडेविट दिया था? आपकी इस बात से मैं आगे बढ़ूं, दत्ता जी मैं आगे बढ़ूं मनीष जी का, मनीष जी से भगवान राम के। ठीक है मनीष जी, राम की लूट है क्या चुनावी माहौल में? जिसने ज्यादा लूट लिया उसको ज्यादा वोट मिल गए। देखिए, अयोध्या तो गई प्रियंका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है राकेश की हनुमानगढ़ी जाकर वो ये संकेत देना चाह रही हैं कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप। तो इसके जरिए आप ये समझेंगे, लेकिन अभी तक रामलला के दर्शन भी नहीं किए। हाँ, वो विवादित स्थल पे तो नहीं जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि वो वहां जाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए, ये अयोध्या और राम मंदिर विरासत की इतनी पुरातन वाली देन है ये, जिसके तहत राजनीति चलते रहती है। और राजनीति में धर्म के लिए पुख्ता जगह अगर किसी ने बनाई है तो वो ये अयोध्या और राम मंदिर ने बनाई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी के अभी बड़े कद्दावर नेता जो कि सरकार में नंबर 3 के मंत्री कहे जाते हैं, नितिन गडकरी से मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा हम राम मंदिर को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। तो पिछले 3 दशकों से क्या हो रहा था? तो देखिए, राम जी भी जो हैं वो जब सहूलियत के तौर पर आपके लिए मददगार अगर साबित होते दिखते हैं तो आप उन्हें अपना लेते हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व, एग्रेसिव हिंदुत्व की अगर बात करें वीएचपी और बीजेपी को लेकर, तो उन्होंने हमेशा इसको एक एग्रेशन के तहत बढ़ाया। लेकिन प्रियंका आज वहां की हो गई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2009 में जो कांग्रेस को फायदा हुआ था सीटों का, अगर आप देखें तो फैजाबाद से सटे हुए बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, ये सारे जो जिले हैं, यहां पर जो उनको सीटें मिली थी, मुझे ऐसा लगता है भौगोलिक दृष्टि से उसी पर नजर गड़ाते हुए उन्हें लगता है कि जो 2014 में नहीं हो पाया वो शायद 19 में हो जाए। चूंकि प्रियंका की मौजूदगी है, प्रियंका एंट्री कर चुकी हैं, लेकिन मैं फिर एक बार कह दूं, जमीन पोली है, ये शुरुआत है, कवायद है, लेकिन त्वरित इसका फायदा मुझे नहीं दिखाई देता कि कांग्रेस को मिलेगा। एक लंबा वक्त लगेगा। ठीक है, चलिए, लंबा वक्त मिलेगा। मुकेश नायक जी, मैं सीधे आपके पास आता हूं। जब मैंने पहला सवाल आपसे किया था तो आपने सीधे सवाल का जवाब देने के बजाय कई सारे मुद्दे आपने गिरा दिए थे। अच्छी बात है, चुनाव अगर मुद्दों पर लड़ा जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन सारे मुद्दे अगर इतने जमीन पर हैं तो आप लोग मंदिर मंदिर क्यों जा रहे हैं? फिर जनता के बीच सीधे जाइए ना, सिर्फ मुद्दों की बातचीत करिए। देखिए, मंदिर मंदिर जाए, मस्जिद मस्जिद जाए, ये हमारा निजी अधिकार है, देश के हर नागरिक का अधिकार है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम आज क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जाते थे? सवाल तो यही है ना कि पहले क्यों नहीं जाते थे? ये तो बच्चों जैसी बात हुई। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बिल्कुल इसी बात से रिलेवेंट, कि असली हिंदुत्व और नकली हिंदुत्व में क्या फर्क है। मुझे एक शांतिपूर्वक सुने तो ही इस पर आगे बढ़। मुकेश नायक जी, देखिए, हिंदुत्व पर बहस नहीं कर रहे हैं, पहले तो आप इस चीज को क्लियर करिए। मुकेश नायक जी, हिंदुत्व पर बहस नहीं हो रही है, ठीक है? हिंदुत्व पर बहस नहीं हो रही है, उसके लिए कभी बहस होगी तो आपको आमंत्रित करेंगे, आप खुलकर अपने विचार रखिएगा, सुनेंगे, बड़े आराम से सुनेंगे, इत्मीनान से। सवाल यह कि इतने मुद्दों पर आपकी चुनावी लड़ाई है तो मंदिर मंदिर जाने की जरूरत क्या है?
आपने कहा कि जाना निजी मामला है, ठीक है, आस्था निजी मामला है, ठीक है, पर ही तो लेकिन जब राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं, मंदिरों से फोटो ट्वीट करते हैं कि मैं केदारनाथ जाकर शक्ति अर्जित कर रहे हैं। आपकी पार्टी की ओर से हम बाहर करके कहा जाता है कि हम पूछ रहे हैं कि एक मिनट थोड़ा बोलने तो दीजिए भाई साहब, आप तो बोलने ही नहीं देते। तो बोलिए ना, राय को बुलाते हो, चले गए ना, तो मैं आपको ये याद दिला रहा था कि बहस हिंदुत्व पर नहीं हो रही है। आपको जब अपना एजेंडा फिक्स है आपका, तो हम लोगों को बुलाते क्यों हो भाई? कौन सा एजेंडा फिक्स है? बीजेपी की हमने बहस का मुद्दा रखा है पूरे देश में। मुकेश नायक, हमने बहस का मुद्दा रखा है, वातावरण आप लोगों ने बना दिया। आपको मालूम है आप क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? किस तरह से आपने ये तो नहीं बताया कि आपने बहस करेंगे एक मॉल जो पूरा सजग प्रहरी का कानून को विकृत कर रखा है इस देश में, कैसी गंद फैला रखी है पूरे भारतवर्ष में, जरा इस पर विचार तो करिए आप। किस तरह के बंधुआ बुद्धिजीवी बन गए हैं आप लोग? कम से कम देश की दिशा में जा रहा है, लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, विचार रखना चाहते हैं, आप अपनी बात मुंह में डालते रहते हैं, न बोलने देते हैं, न सही बात। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना, मैं शांत होता हूँ, आप जवाब दीजिए। अगला 1 मिनट आपका है, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा आपको। आप सुनेंगे तब न देंगे जवाब। आप तो बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं, हम क्या आपको जवाब दें? आप सुनिए। विशेषकर कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है, हर टीवी चैनल पे हर बैठा हुआ प्रवक्ता ये कह रहा है कि आप पत्रकारों पर आप रुकिए, आप राजनीतिक तौर पे इसका जवाब हम पूछेंगे। नायक साहब, आपने पत्रकारों को कहा है तलवे चाटते हैं, आपको ये शोभा देता है? आप पत्रकारिता पर शक उठाते हैं, उंगली उठाते हैं आप? या आपके लिए और क्या कर रहे हैं आप यहाँ? न बोलने दे रहे हैं, अपना एजेंडा फिक्स किए हुए हैं। आपसे पहली मुलाकात है मेरी, राजनीतिक दल का पूरा एजेंडा देश में। पहले तो मैं आपको समझा दूं, क्या रहे जब भी बहस में आप बैठिए, शब्दों की मर्यादा बनाकर रखिए। किस तरह से आप मर्यादा बनाकर रखिए, बुद्धिजीवी बन गए और एक पॉलिसी पर आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख कर राजनीति में आए, भटकते हुए राजनीति नहीं आए। आपने जो बोला आप अपने शब्द वापस लीजिए। आपने पत्रकारिता पर सवाल उठाया है, आपने जेनरिक तौर पे कहा है कि पत्रकार तलवे चाटते हैं। मैंने पत्रकारिता पर सवाल नहीं उठाया है, आप पत्रकारिता का जो स्तर गिरा रहे हैं उस पर सवाल उठाया है मैंने पत्रकारिता पर सवाल नहीं उठाया है। या फिर मैंने आप पर सवाल उठाया है कि आप जैसे तलवे चाटने वाले पत्रकारों ने इस देश में सजग प्रहरी को बर्बाद कर दिया है, गर्त में ले जाकर खड़ा कर दिया है। भगवान राम काल्पनिक है या फिर ऐतिहासिक है, ये जरा बता दीजिए। यूपीए की उस एफिडेविट को लेकर माफी मांगिए। आज अगर आप मान रहे हैं कि भगवान राम आस्था का विषय है और आपके नौकर नहीं है जो आपका सवाल दे, आपका जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, धर्म को का औजार बना है, धार्मिक धर्म का राजनीति अगर है तो मुकेश नायक अभी आप सीधे मुझसे बात करेंगे, जा रही है अयोध्या। 1 मिनट दत्ता जी। मुकेश नायक अभी आप सीधे बात करेंगे, आप राम पर सवाल का जवाब मत दीजिए। मैंने आपसे राम पर सवाल जवाब करने के लिए नहीं बुलाया था, ना तो हिंदुत्व पर बहस करने के लिए बुलाया था। आपने तलवे चाटने की बात कही, पत्रकारिता पर सवाल उठाए, अपने शब्द वापस लीजिए पहले। मैंने आप जैसे घटिया पत्रकार पर सवाल उठाए, पत्रकारिता पर सवाल मुकेश नायक आप तय नहीं करेंगे, राजनीतिक दल मैंने उस पर सवाल उठाया। कांग्रेस पार्टी ने मुकेश नायक अपने शब्दों पर ध्यान रखिए, मुकेश नायक अपने शब्दों पर ध्यान रखिए। आप जैसे लोग होते होंगे, इन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करता। होश में पूरे सोच समझ कर नहीं, होश कर दिया, पूरी जागरूकता। मैं पत्रकारिता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं पत्थकारों पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, आपके घटिया पर सवाल उठा रहा हूँ। आपके आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठे अपनी पत्रकारिता के लिए होगा, ठीक है मुकेश को लेके और सर्टिफिकेट आने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय टॉडलर है, राष्ट्रीय बच्चा है, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक का वक्त है। याद दिलाते हुए मुकेश नायक, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अपने पत्रकारिता धर्म का पालन करने के लिए। आता हूं वापस एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चलिए देश का सवाल में आगे बढ़ते हैं। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिया चौधरी, मुकेश नायक हैं, डॉक्टर अजीज खान, एसके दत्ता, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी हमारे साथ नहीं है, मनीष अवस्थी जी हमारे साथ हैं। मुकेश नायक, मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ बातें आप जरा कान खोलकर सुनिएगा। सवाल आपको चुभने लगे तो जवाब नहीं देते, बात टाल देते, ठीक था। आपने पत्रकारिता पर सवाल उठाए, मुझ पर सवाल उठाए, हमारे संस्थान पर सवाल उठाए। लगता है शायद आप अपना मानसिक बैलेंस, मुझे नहीं लगता है कि आप ठीक से रख पा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों की चुनावी स्क्रिप्ट कहां से तय होती है। अगर आप इस तरीके का बयान देते हैं तो इतना समझिएगा आप अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी के खलनायक बन रहे हैं।
एसके दत्ता साहब, मेरा सवाल कोई गलत था जिस तरीके से इन्होंने शर्मनाक बयान दिया है मुकेश नायक ने? बिल्कुल कोई गलत नहीं था। और बात बात पे विवाद हो सकती है, आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, पर पर्सनल स्लैंडरिंग पे कोई उतर जाए और घटिया और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे, मैं राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हूं, इनके तरफ से राष्ट्र से माफी मांगता हूं ऐसे घटिया शब्दों के लिए। और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं कि इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल। एक मिनट मुकेश नायक जी, पहले जो सीनियर लोग हैं पार्टी लाइन से नहीं है, उनकी बात सुनने फिर मैं आपके पास आऊंगा। जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, सोचिए आंख बंद करके इन शब्दों को। मैं आचंबित नहीं हूं। ये तमाम जितने सारे फूड जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, आंख बंद करके सोचिए। ये जो तमाम जितने सारे जितने सारे फूड जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, आंख बंद करके सोचिए। ये जो तमाम जितने सारे कांग्रेस के फूड सोल्जर है, ये रक्त बीज का काम कर रहे हैं। इन जैसे डिविजन अगर कांग्रेस के अंदर हो तो कांग्रेस को बाहर से विनाश की कोई आवश्यकता नहीं है। घर के अंदर ही इतने सारे डिविजन है तो अपने आप ढांचा तो गिरेगा ही। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नेशनल टॉडलर है, क्योंकि उनको सूझबूझ नहीं है कि इनको चैनल पे भेजना चाहिए पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और शब्दों पे किस तरह की शालीनता होनी चाहिए। शब्दों पे आता हूं आपके पास। दत्ता जी एक मिनट, मत करिए आप। दत्ता जी और लोग बैठे हैं यहाँ पे पैनल पे, एक और कमेंट लीजिए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। एक मिनट रुकिए मुकेश नायक जी। ये सर्टिफिकेट तैयार करता है मनीष जी, मुझे नहीं समझ में आता है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी, ना ही चर्चा में ऐसा कोई आपने प्रश्न रखा था जिससे इतने ज्यादा मुकेश नायक बहक जाएं। मुकेश नायक के शब्दों में जो गरिमा होनी चाहिए वो इतनी निचले स्तर की हो जाए, मैं कभी विश्वास नहीं करता था। मुकेश नायक जी को मैंने बहुत लंबे समय से देखा है, जाना है, लेकिन शब्द और स्तर इतना नीचे गिर जाएगा और सीधे तौर पर पत्रकारिता और आप जैसे एंकरों पर अगर वो शब्दों की इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, निंदनीय है। और ये दिमागी दिवालियापन, जिसे अंग्रेजी में बैंक्रप्सी ऑफ माइंड कहते हैं। ठीक है मुकेश नायक, समझ में आ रहा है आपको? शब्द वापस लेंगे आप अपने? आप अगर मुझे बोलने दें तो मैं बोलने दे रहा हूं। एक मिनट आपको अनइंटरप्टेड दे रहा हूं मुकेश नायक जी, कोई बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, लेकिन आप अपने शब्द वापस लीजिए। जो सवाल था उसका जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब मनीष जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं, अवस्थी जी को, दीपक चौरसिया जी को बहुत अच्छे से जानता हूं, आपके संस्थान के प्रति मेरे मन में पूरी आस्था, पूरा विश्वास है। मेरा आक्रोश केवल आपको लेके था। जिस तरह से आपने तरीका अपनाया, बात में 4,500 डिबेट कर चुका हूं नेशनल मीडिया के ऊपर। मैं अनुभवी हूं, पढ़ा लिखा हूं, विश्वविद्यालय में पढ़ाया है मैंने, लेकिन आप अब फिर बोलने लगे। कृपा करके बोल लेने दीजिए। जब आप किसी व्यक्ति से सवाल पूछते हैं तो कम से कम उसका उत्तर आने दीजिए। आप तो लगातार दूसरे व्यक्ति के मुंह में अपनी बात ठूंसने का प्रयत्न करते हैं। ये क्या तरीका है एंकरिंग करने का, बताइए। हम लोग अनुभवी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, अनेकों बार जनप्रतिनिधि रहे हैं, मंत्री पद पर रहे हैं। क्या हमको समझ नहीं है कि हमको किससे कैसी बात करनी है? अब मैं अपनी बात मुकेश नायक जी, आप सीनियर हैं, आपका सम्मान करता हूं। क्या जवाब मुकेश नायक जी, आप सीनियर, मैं आपका सम्मान करता हूं। इसका हम क्या जवाब दें? आपने बहस से क्या संबंध है? मैंने इंटरप्ट किया था। हमने क्लियर कर दिया एजेंडा कि हम हिंदुत्व पर बहस नहीं कर रहे हैं। जो सवाल आपसे पूछा गया था सीधा साहब उसका जवाब देते। मेरा काम आपको शुरुआत में मैंने बोल दिया था कि देश को स्पर्श करते हुए सवालों की तरफ ले चलो हमें। हम कुछ गंभीर बात करें टेलीविजन पर, इतना बड़ा चैनल है, पूरा देश सुनता है, पूरा देश जानना चाहता है कि देश में क्या हो रहा है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किए बड़े गंभीर शब्द थे। हमारा राजनीतिक अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने गलत शब्दों का चयन किया। अरे बिल्कुल, मैंने आपके प्रति जो शब्दों का उपयोग किया, ये शब्द आपके लिए ही बने थे। तो फिर तो मुझे आपकी सोच समझ और मानसिक बैलेंस पर मुझे शक होता है मुकेश नायक। ठीक है, इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि मुझे आपसे आगे बात करनी चाहिए। चलिए डॉक्टर अजीज खान, आप कुछ बोल रहे थे। मुझे आपके बारे में लगता है जैसा आपको मेरे बारे में मुकेश नायक, आप शांत रहिए, मुझे मैं नहीं आपसे आगे बात करूंगा। देश के किसी के बारे में मुझे ऐसा नहीं लगता जैसा आपके बारे में मुझे लग रहा है। भगवान जानता है। ठीक है, इस सोच के साथ जब आप पत्रकारों पर सवाल खड़े करने लगे, आपको अगर पता लग जाएगा ना, तो मुझे नहीं आपका रिसर्च करना है। इस तरह की बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मैं रिसर्च कर सकता हूं। ठीक है,
ठीक है डॉक्टर अजीज खान, आप इस लायक ही नहीं हो कि मुकेश नायक इनकी आवाज डाउन करिए। आप सोच रहे, मुकेश नायक आप शांत रहिए। डॉक्टर अजीज खान आप कुछ बोल रहे थे। देखिए राकेश जी, देखिए राकेश जी, देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मुझे बहुत कुछ बोलना है और मैं बोलने के लिए ही आया था राकेश भाई, लेकिन जिस तरीके से आपस में वार्तालाप हो रही है मुझे बहुत दुख है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और देश बहुत समस्या से जूझ रहा है, देश संकट की स्थिति में है। आज जिस तरीके से समस्या है, आज बेरोजगारी चरम पे है, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप इस बात पे चर्चा करने के बजाय जिस तरीके से मंदिर मस्जिद पर चर्चा हो रहा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर चर्चा हो रहा है, हिंदुस्तान का चुनाव पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश हो रही है, कोई मां गंगा को धोखा दे रहा है, कोई करोड़ों हिंदू भाइयों के भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। इस देश को ये लोग कहां ले जाना चाहते हैं, खासतौर से बीजेपी कहां ले जाना चाहती है। आज माननीय मोदी जी का मैं लगातार भाषण सुन रहा था, 3 प्रदेशों में जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, इतना बड़ा पद है, प्रधानमंत्री है देश के, उन्होंने कभी भी जो 2014 में उनका संकल्प पत्र था उसका हिसाब देने के बजाय अननेसेसरी तमाम इस देश को बरगलाने का सिर्फ कोशिश किया, बरगलाने के अलावा उन्होंने और कोई कोशिश नहीं किया। कल जिस तरीके से मेरठ में उन्होंने स्पीच दिया, अब शब्दों का प्रयोग किया, सवाल इस बात का है कि इस देश को बीजेपी के लोग अपनी बातों से कहां ले जाना चाहते हैं। आप खुद इस चीज को अंदाजा लगाएं। बिल्कुल अभी मुकेश नायक जी जिस तरीके से मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप इस बात को समझे, आपको कितनी तकलीफ हुई। आज सर मेरी बात सुने आप। डॉक्टर अजीज मैं इस बात से सहमत हूं और ऐसा नहीं कि हम डिबेट कभी मुद्दों पर नहीं करते, लेकिन हर दिन मुद्दों का विषय अलग अलग होता है। डॉक्टर अजीज मेरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। हर दिन मुद्दे क्या होंगे ये तय किए जाते हैं उस दिन के हिसाब से। आज अगर प्रियंका गांधी अयोध्या में थी तो हमने इस मुद्दे को चुना कि चुनावी वक्त में अगर मंदिर जाएंगे तो सवाल तो उठेंगे। आखिरी के कुछ दिनों में चुनाव के अगर आप मंदिर जाएंगे तो सवाल तो उठेंगे कि क्या ये हिंदू वोटों को रिझाने का है, या फिर जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदू आतंकवाद को आप उस दाग को धुलना चाहते हैं, तो ये सवाल तो उठेंगे ना। तो उससे क्या मुकेश नायक जैसे लोग क्या पत्रकार पर सवाल खड़े करेंगे? देखिए राकेश जी, आप देश के बहुत बड़े बार ये क्यों कहते हैं मालूम है और आपकी मुकेश नायक आपसे बात नहीं कर रहा हूं, सवाल डॉक्टर अजीज के लिए था। शब्द रिपीट किसके लिए सवाल था थोड़ा ध्यान से सुना करिए। डॉक्टर अजीज जवाब दे रहे हैं और उन्हीं की आवाज जा रही है। कोई संदेह नहीं है सर, मुझे मौका दे, मुझे मौका सर, मुझे बात। अरे तो डॉक्टर अजीज आप ही को कह रहा हूं, आप ही को कह रहा हूं, आपके पत्रकारिता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज जी सर मैं ये कह रहा था कि आज देखिए बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, देखिए वो लगातार हर चैनल पे हम देख रहे हैं मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए देश मुद्दों पे बात करना चाहता है, देश सवाल का जवाब चाहता है। तो 2 लाइन कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए भी बोल दीजिए ना अजीज जी, मोदी जी 2 लाइन उनके लिए भी बोल दीजिए ना, बोल दीजिए ना। क्या कुछ शब्द उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए, उनके लिए भी तो 2 लाइन बोलिए। आप उनके मुंह में अपनी बात ढूंढ रहे हैं, पहले मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं बातें, उनके मुंह में बात डालने लगे। क्या बोल रहे हो मेरे बारे में? कंप्यूटर और माउस का जो समीकरण है उन्होंने खंडन किया है, लता जी उन्होंने खंडन किया, फिर मैं मौलाना जी का रुख करूंगा। डॉक्टर अजीज जो बातें मुकेश नायक जी ने कही, मेरे लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर भी तो 2 लाइन बोलिए। देखिए सर राकेश जी देखिए सर मैं ये कहता हूं कि देखिए पत्रकार इस देश का बहुत अहम रोल अदा करता है और पत्रकार इस देश की दिशा को तय करता है। पत्रकार की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। हम पत्रकारों पर किसी तरीके का कोई सवाल नहीं उठाना चाहते, क्योंकि पत्रकार कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी और बुरी बातों को निकाल करके जनता के सामने रखे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका चैनल लगातार अच्छी और बुरी बातों को देश की जनता के सामने रखने का काम कर रहा है। इस पर मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मैं बात ये रख रहा था कि देखिए आज जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी देखिए अरुण जेटली साहब का मैं जिस तरीके से उनका प्रेस वार्ता सुन रहा था, सब बात कहां की हो रही है, सब हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद। अरे भाई आतंकवाद की कोई जाति होती है क्या? आतंकवाद की कोई जाति होती है? सोचना चाहिए था। आतंकवाद तो आतंकवाद। चलिए डॉक्टर अजीज, मैं मौलाना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौलाना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजीज फिर मैं आपके पास आऊंगा, हम नहीं कह रहे कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप टर्म देंगे और फिर आप जब मंदिर जाएंगे तो ठीक है, चुनाव का वक्त है, सियासत तो हर पार्टियां कर रही हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आपकी पार्टी है, कोई भी पार्टी दूध से धुली तो है नहीं। चलिए मौलाना जी।
मंदिर मंदिर जाने से दाग धुलेंगे? आपको लगता है इससे मुस्लिम वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा, या हिंदू ये समझेगा कि जो टर्म उन्होंने इस्तेमाल किए थे हिंदू आतंकवाद का, वो शब्द इससे धुल जाएगा, वो दाग इससे धुल जाएंगे? देखिए, मैंने आपके चैनल पे जो है खुद जिस टर्मिनोलॉजी और परिभाषा का जो है खंडन किया था। जो आतंकवादी है उसको आतंकवादी के रूप में देखिए। हिंदू आतंकवादी या जो है इस्लामी आतंकवादी, ये बिल्कुल गलत है। वो होता है कि उसका दायरा जो आप बढ़ा देते हैं, 4 आदमी है, 10 आदमी है, तो उसको आप जो है ना कई करोड़ से जो है वो जोड़ देते हैं, तो उसको जो है वो मजबूती जो है मिल जाती, वो गलत है। अगर जो है आपकी जो है आस्था जो है धर्म में है या जो है वो अन्य जो है विचारों में है, तो वो तो जो है पूरे साल और हर वक्त नजर आना चाहिए ना। चुनाव के मौके पर जब इस तरह की बात होती है तो कहीं न कहीं जो है लगता है कि कुछ लोग जो है कुछ दिखाना चाहते हैं, कहीं न कहीं दबाव में है। आपने जो है पूरा जो है वो देखा होगा, पंडित नेहरू का जो है वो दौर है, यानी ये दौर है। उन्होंने कहा कि जो है वो 1954 में उन्होंने कहा था अगर मुझे एक वोट भी नहीं मिले तब भी मैं जो है सांप्रदायिकतावादी से जो है समझौता करने वाला नहीं हूं। तो ये जो है ना, जब आप बिल्कुल जो है वो खुल के जो है अपना विचार रखते हैं। मुस्लिम को इससे फर्क पड़ता है क्या मौलाना जी? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, आज की तारीख में जो है वो मुद्दे अहम है। लोगों के सामने जो है पब्लिक सरोकार वाले मुद्दे हैं, जो है रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है। इन चीजों को लेके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सोच रहे हैं। मैं अभी झारखंड गया था, कोई आदमी जो है वो मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं कर रहा था। वो बच्चे इंजीनियर हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है, आदिवासी जो है, वो कह रहे थे सर हम लोगों को जो है रोजगार चाहिए ना। मौलाना साहब, इतना तो आप कहेंगे ना कि मुद्दे क्या होंगे, ये तय करने की स्वायत्ता तो मीडिया के हाथ में रहेगी। बिल्कुल, जो हम तो खुद जो है 33 साल से मीडिया से जुड़े हुए हैं। हम तो खुद जो है वो पत्रकार हैं, हम लिखते बोलते सब हैं। ये हम तो देखते हैं। तो मीडिया का काम तो खबर लेना, खबर देना है। नहीं, आप नहीं रोक सकते। नहीं, कुछ लोग मुकेश नायक जैसे लोग ये समझते हैं कि उनके हिसाब से आपके हिसाब से लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आजाद भारत में, वो आपके हिसाब से न हम चले, न हम चाहते कि आप हमारे हिसाब से चलिए। आपको पूरी आजादी होनी चाहिए। प्रिया चौधरी, एक मैं कमेंट आपसे, आप लोगों ने इतने काम किए, प्रधानमंत्री रैली में गिनाते हैं, तो कांग्रेस की नेता अगर मंदिर मंदिर जा रही हैं, उनके हिंदू कार्ड से आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? अजीत जी और नायक जी के दोनों के सवालों का जवाब दे दूं। इन्होंने आरोप लगा दिया कि बीजेपी मुद्दों से भटकाती है। जब हम विकासवाद की बात कर रहे थे तो इन्होंने मुद्दे भटकाए, इन्होंने सवाल पूछे किसके ऊपर? राफेल के ऊपर। उसमें कुछ साबित नहीं कर पाए। राफेल करते इनकी रातों की नींदें उड़ गई, लेकिन कुछ नहीं निकला सामने। उसके बाद इन लोगों ने मंदिर मंदिर घूमना शुरू कर दिया, उसमें भी ये लोग कुछ साबित नहीं कर पाए। अब क्या हुआ, जब पुलवामा हमला होता है तो इन लोगों ने एयर स्ट्राइक पे सवाल उठा दिया। और सपा का और कांग्रेस पार्टी का मैं कहना चाहूंगी गठबंधन उसी प्रकार का है कि हम सेना में विश्वास तो करते हैं लेकिन हमें सबूत चाहिए। तो इन दोनों का आपसी रिलेशन भी कुछ इसी तरह से व्याख्यानित किया जा सकता है। और अब आते हैं मुद्दों के ऊपर। आप मुद्दों के ऊपर बात करना चाहते हैं। महंगाई दर बताइए, 2014 में कितनी छोड़कर गए थे आप और आज की तारीख में कितनी है? FDI आप कितनी छोड़कर गए थे वो बता दीजिए। आप इस पे मत ले जाइए, भटकाइए मत। कितना छोड़कर गए थे? प्रियंका के दौरे को लेकर, बिल्कुल प्रिया चौधरी, प्रियंका के दौरे को लेकर हमें उसके आसपास ही रहना है। का लाभ लेने के लिए ठीक है ना। आप क्यों अरुण जेटली को सामने आकर कहना पड़ा? अरे प्रिया चौधरी, क्यों अरुण जेटली को सामने आकर कहना पड़ा कि हिंदू आतंकवाद का दाग धुला जा रहा है? क्यों कहना पड़ा? आप लोग भी मुद्दों को भटका रहे हैं ना। आप लोग चाहते हैं कि मुद्दे भटके रहे चुनाव के समय तक। 20 तारीख को ही पंचकुला कोर्ट का जो फैसला है उसमें हमने देखा कि जो शब्द कांग्रेस पार्टी ने गढ़ा था वो झूठा निकला। तो ठीक है, सब तो आपके मन मुताबिक हो रहा है ना। तो आज आप लोग खुश होइए। पड़ेगा। अरे खुश होइए ना, सब कुछ आपके मन मुताबिक हो रहा है। ये मंदिर नहीं है, ये आस्था नहीं है, ये चुनाव। ठीक है, मैं सबको शांत करूंगा। मनीष जी आपका आरोपी भी जो है वो छूट गए हैं। जब उसका प्रमाण नहीं होगा, मजबूत प्रमाण नहीं होगा तो छूट जाएगा। ठीक है, सावरकर भी छूट गए थे। ठीक है मनीष जी, आपका कंक्लूसिव कमेंट और उसके साथ एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन भी है कि अयोध्या जाने का मतलब क्या ये मान लें कि कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी या फिर कांग्रेस राम के सहारे है? देखिए, दो चीजें राकेश, इसमें हमें जो देखना है वो ये देखना है कि प्रियंका गांधी चूंकि अब एक्टिव पॉलिटिक्स में सक्रिय तौर पर आ गई हैं और राजनीति में सबको अधिकार है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, जहां उनकी आस्था है, जहां उनको लगता है। देखिए, वोटर ये चुन के नहीं होता कि वोटर
अगर पंजाबी है तो वो इसी को देगा, वो ठीक है, इसके समीकरण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रियंका गांधी गई हैं तो राजनीतिक तौर पर इसे देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वोट की लड़ाई है, वोट की लड़ाई और सीट की लड़ाई है। कांग्रेस किस तरह से अपनी खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश में वापस लाने के प्रयास और कवायद में प्रियंका गई, और वो फिर से 2009 से अगर उसके आसपास भी अगर उनकी पार्टी आती है तो ये एक संदेश और संकेत जाएगा, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी कि प्रियंका आई, आंधी लाई, और एक जो करिश्मा की जो बात हो रही है मेस्मराइज करने की, वो मुझे लगता है कि साबित करने। चलिए, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, दत्ता जी बिल्कुल समय नहीं है, दत्ता जी बिल्कुल समय नहीं है, प्लीज बिल्कुल समय नहीं है, मैं ऑलरेडी ओवर हो चुका हूं। और मुकेश नायक ये कहते हुए मैं बाइंड अप कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे आखिरी कमेंट इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आप सही ट्रैक पर नहीं थे, आप बहस को डिग्रेड कर रहे थे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमेठी से अयोध्या तक चुनावी जंग में